हेलो स्टूडेंट्स, ए प्लस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पंकज है और मैं आप सभी का एसएसटी का टीचर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 डिटेल में समझा दिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले चीज़ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम, पंजाबी मीडियम, हिंदी मीडियम, तीनों ही मीडियम्स के बच्चों के लिए किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर 2 हमारा है हमारे पास पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी। यानी कि गुरु नानक देव जी तो पहला पंजाब दियाँ राजनीतिक कहते समाजिक परिस्थितियाँ कि गुरु नानक देव जी के समय यानी जब उनका बर्थ हुआ या फिर बर्थ से पहले की जो पूरे के पूरे पंजाब की कंडीशन थी वो क्या थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कुछ चीज़ें जो हम गुरु नानक देव जी के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चीज़, गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 एट राय पोई तलवंडी विच इज़ नॉन एज ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वो 15 अप्रैल 1469 को रायपोई तलवंडी में, जो आज के समय में ननकाना साहिब में है पाकिस्तान में, वहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ठीक है, इनके फादर का नाम मेहता कालू चंद, ठीक है, और जो मेहता कालू चंद था जो एक विलेज रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे काम करते थे। मतलब कि लैंड टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, ज़मीन के जो टैक्स वगैरह होते हैं, फसलों के जो टैक्स वगैरह होते हैं, वो एज ए टैक्स कलेक्टर के रूप में वो काम किया करते थे। एंड हीज़ मदर वॉज माता तृप्ता जी। ठीक है, हीज एल्डर सिस्टर वॉज बेबे नानकी, इनकी बड़ी बहन थी जिनका नाम था बेबे नानकी, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज द डिवाइन क्वालिटीज़ ऑफ गुरु नानक देव जी, जो कि पहली ऐसी पर्सन थी जो गुरु नानक देव जी की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको पहचानने में वो सक्षम हुई थी। क्योंकि देखो, गुरु नानक देव जी का जो स्वभाव बचपन से ही था ना, वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था कि नॉर्मल बच्चे जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, फ्रेंड सर्कल में गॉसिप करते हैं या फिर हर चीज़ के लिए जिद करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके भीतर बचपन से नहीं थी। बचपन से मतलब धीर गंभीर शांत, सवालों में डूबे हुए या फिर किसी चिंतन में लगातार लगे रहना। ठीक है, एक जो बिल्कुल शांत स्वभाव का इंसान होते हैं ना, उस किस्म की मतलब उनके भीतर क्वालिटीज़ थी। इनके पेरेंट इनको देखते थे तो वो खुद परेशान हो जाते थे कि आखिर ये इंसान किस तरीके का मतलब है। ठीक है, और कोई इन्हें समझ नहीं पाता था आखिर ये चाहते क्या हैं, किस चीज़ की ये दुविधा में उलझे रहते हैं लगातार। और इसी कारण क्या चीज़ था कि इनका कनेक्शन जो इनके पेरेंट्स है या फिर इनकी कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं था, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन बेबे नानकी ही थी जो इनको बहुत बारीकी से समझती थी, इनको जानती थी, पहचानती थी, और वो जानती थी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। Guru Nanak Dev Ji was born during a period when Punjab was passing through political instability, foreign invasions, social discrimination, religious intolerance and widespread superstition। देखिए, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ या फिर उससे पहले के समय में भारत की जो कंडीशन थी ना, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सबसे पहले अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी इंडिया के अंदर। अनपढ़ता होने के साथ साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक तौर पे भी कुछ स्थिर नहीं था उस समय का जो माहौल था। बाहरी लगातार हमले हो रहे थे उस समय। समाज में बहुत सारा भेदभाव देखने को मिल रहा था और धर्म के नाम पर बहुत ही ज़्यादा कट्टरता थी, और जो अंधविश्वास जैसी चीज़ें होती वो भी सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई थी। क्योंकि देखो, सही जो शिक्षा होती है ना, यदि व्यक्ति के पास सही शिक्षा नहीं है, उसे शिक्षित नहीं किया गया है ना, तो समाज ऐसा ही होगा, बिल्कुल पशु समाज, जिस समाज को हम बोलते हैं ना, वैसे ही समाज होगा। और उस समय ऐसा था भी कि पढ़ने लिखने का अधिकार कुछ उच्च वर्ग के लोगों के पास था, और वो पढ़ने लिखने का अधिकार उनके पास है, तो वो उसी का उपयोग करके बाकी नीचे का जो सारा का सारा तबका है उसको शोषित करके रखे हुए थे। उनको टॉर्चर, उनको परेशान, ये सारी की सारी चीज़ें। और नीचे वाले तबका क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था तो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों में, अंधविश्वास जैसी चीज़ों में, पाखंडों में, सारी चीज़ों में लिप्त था। तो ओवरऑल अगर हम समाज की बात करें तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, द पीपल वर सफरिंग अंडर द रूल ऑफ करप्ट ऑफिसर्स एंड सेल्फिश रूलर्स। मतलब जो लोग थे, जनता, बेसिकली तौर पर जो करप्ट रूलर्स होते हैं, कि जो शासक होते वो भी पूरी तरीके से भ्रष्ट थे, जो लीडर्स होते थे वो भी पूरी तरीके से भ्रष्ट थे। दिस कंडीशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस गुरु नानक देव जी टीचिंग एंड मिशन। अच्छा, इन सारी परिस्थितियों में जब गुरु नानक देव जी की शिक्षा उभर के आई ना, तो लाखों लोगों के जीवन को उन्होंने परिवर्तित किया। ठीक है, ये चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
अच्छा, मैं आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं पंजाबी वापस से नहीं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए हो पंजाबी, जस्ट एक बार रीड करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं सेम चीज़ें वापस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। पंजाब अंडर द रूल ऑफ द लोधी सल्तनत, गुरु नानक देव जी के समय में या फिर उनसे पहले के समय, उनसे जन्म से पहले का जो पीरियड था, उस समय इंडिया के अंदर लोधी सल्तनत का राज चल रहा था। अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा समझो कि उस समय पूरी एक वंश का शासन चल रहा था, जिस वंश का नाम क्या था, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, गुरु नानक देव जी के बर्थ के समय में पंजाब जो था ना, वो दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था, ठीक है। और लोधी सल्तनत के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, बहलोल लोधी। फाउंडर का मतलब क्या होता है, जो पहले किंग थे, कि लोधी सल्तनत की जिसने स्टार्टिंग की थी, जिन्होंने स्थापना की थी। तो पहले जो रूलर थे उनका नाम था बहलोल खान लोधी, जो कि दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए थे, ठीक है। और पंजाब, दिल्ली, वो सारा का सारा एक ही पार्ट माना जाता था। द लोधी रूलर्स was Afghans and tried to strengthen their empire through military power and administrative reforms। अच्छा, लोधीज थे कौन? ये जो लोधी रूलर थे ना, ये अफ़गान से आए हुए थे, ठीक है। ये लोग अफ़गान थे, और इनकी जो पूरी की पूरा जो इनका फोकस था ना, वो क्या चीज़ था कि मिलिट्री पावर के थ्रू किसी तरीके से प्रशासनिक जो कंट्रोल होता है ना, एक तरीके से पूरा का पूरा इंडिया में जो दिल्ली, पंजाब जैसे इलाके होते हैं, इन पे अपनी पूरी दबदबा बना के रखें, ठीक है। क्योंकि ये हिस्सा ऐसा हुआ करता था ना कि पंजाब का इंडिया का पूरा एंट्री पॉइंट हुआ करता था। अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर सॉरी, मैप के नाम पर क्या बन गया, ये कुल्फ़ी बन गई। चलो थोड़ा सा सही से इसको बनाते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें कुछ इस तरीके से, तो इधर वाला हिस्सा क्या चीज़ है, पंजाब, दिल्ली वगैरह सारी चीज़ें आ जाती थी। मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि यही पंजाब का क्या चीज़, यही इंडिया के लिए क्या चीज़ था, एंट्री पॉइंट था। तो उनका पूरा फोकस रहता था कि पूरे के पूरे ये जो एंट्री पॉइंट वाला रीज़न है ना, इस पर अपना दबदबा बना के रखें, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे बात करते हैं बहलोल खान लोधी के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल्स बात करते हैं, जिन्होंने रूल किया था 1451 से लेकर 1479 के बीच में, 1451 से लेकर 1489 के बीच में। चलिए, सबसे पहली चीज़, बहलोल लोधी वॉज एन अफगान चीफ ऑफ द लोधी ट्राइब। एक कबीला हुआ करता था जिसको हम बोलते थे लोधी कबीला, लोधी ट्राइब। उस लोधी ट्राइब के एक चीफ हुआ करते थे, एक तरीके से समझ लो उसके हेड हुआ करते थे। ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी द दिल्ली सल्तनत बिकेम वीक एंड अनस्टेबल। अच्छा, लोधी सल्तनत से पहले कौन हुआ करता था, सैयद डायनेस्टी हुआ करता था, और सैयद डायनेस्टी धीरे 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 क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। और बहलोल लोधी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पहले बहलोल लोधी कौन थे, ये गवर्नर थे और मिलिट्री लीडर थे। और देखो, जो मिलिट्री लीडर होता है ना, उससे हर शासक डरा करता था, क्योंकि जितने भी तख्ता पलट हुआ ना, बहुत सारे तख्ता पलट किसने किया, मिलिट्री लीडर ने किया। क्योंकि देखो, सिंपली समझो, मिलिट्री लीडर के पास वो मिलिट्री को कमांड करने की पावर होती है। अगर मिलिट्री को कमांड करने की पावर है तो एक तरीके से मिलिट्री भी तो उसके कंट्रोल में है ना। तो जैसे ही वो देखता था कि राजा वीक हो रहा है, तो मिलिट्री की हेल्प से वो राजा को मार देता था और तख्त पर खुद बैठ जाता था। यही काम बहलोल लोधी ने किया। और 1451 में फाइनली क्या हो गया, दिल्ली सैयद डायनेस्टी के बाद में तख्त पे कौन बैठ गया, बहलोल लोधी, और स्थापना किसकी होगी, लोधी डायनेस्टी की स्थापना हो गई, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारी शुरुआती बहलोल लोधी की। अच्छा, इसकी पॉलिसीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, मतलब कि इसकी कौन कौन सी नीतियाँ थी, और इसका जो एक तरीके से प्रशासन के बारे में बात करें तो इसका क्या रवैया था इन सारी चीज़ों के बारे में। पहले इसको हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विद अफगान नोबल्स। जितने भी अफगान नोबल्स वगैरह हुआ करते थे ना, मतलब अफगानों के जो छोटे मोटे इलाके के जो एक तरीके से लीडर हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, ठीक है, वो सभी लोगों के साथ में, अफगानों के साथ में इसने फ्रेंडशिप बनाए रखा। क्योंकि इसे पता था अगर अफगानों के साथ में किसी भी तरह की दुश्मनी कर लेगा तो आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे बचाने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई होगा नहीं, तो प्रॉब्लम में मैं फंस जाऊँगा। और क्या पता यही लोग आपस में गुटबंदी बना के मेरे खिलाफ कोई विद्रोह कर दे। तो इस वजह से इसने क्या किया, फ्रेंडशिप बना के रखा। ही ट्रीटेड द नोबल्स एज इक्वल्स एंड रिस्पेक्टेड देयर ओपिनियंस। अब ये क्या करता था, नोबल्स को रिस्पेक्ट देता था, ठीक है, और उनके ओपिनियंस को सुनता था। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान ना बहुत ऊंचे तख्त पे बैठ जाता है ना, जब उसके पास एक्सट्रीम पावर्स आ जाती है ना, तो उसके दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा बन जाते हैं। तो
कई जो होशियार राजा होते हैं ना, उनकी पॉलिसी क्या होती है कि मैं अपने दुश्मन जितने कम रखूँ उतने बेटर, ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज़ रहता था, इसको विनम्र रहना पड़ता था, इसे ये फील कराना पड़ता था कि हाँ हाँ तुम्हारी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो। और जब किसी इंसान को ऐसा फील हो जाना है कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ज़रूरी हूँ, मेरी राय सुनी जाती है, तो उसे बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो वो आपका दुश्मन बनने के आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब ये सभी को इतना तवज्जो देता था, अच्छी सैलरी देता था, उनकी ओपिनियन सुनता था, तो वैसे ही सारे नोबल्स जो थे ना, इससे बड़ा मतलब करीब रहते थे कि ठीक है यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, ठीक है। ही एक्सपेंडेड दिल्ली सल्तनत थ्रू वॉर्स एंड डिप्लोमेसी। अब इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का जो पूरा साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए वॉर का इस्तेमाल किया, यानी कि युद्धों का इस्तेमाल किया, और डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति का इस्तेमाल किया, कि जैसे डिस्कशन वगैरह हो गई, ठीक है, मैनिपुलेट करना हो गया, बातचीत के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू इसने अपने दिल्ली का विस्तार किया। ही कंक्वायर्ड जौनपुर एंड सर्वल अदर टेरिटरीज। इसने जौनपुर और कई सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। ही मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द एम्पायर। इसके समय तक ना सारी चीज़ें बड़ी पीसफुल चल रही थी, मतलब इसके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा कम थे, इसके मंत्री वगैरह सब इससे खुश रहते थे, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। इवन यहाँ भी कहा जाता है कि जब ये दरबार में जाता था ना, तो लोगों के साथ ही ये नीचे बैठता था, किसी मीटिंग वगैरह में बैठना तो नीचे बैठता था, लोगों को हाथ जोड़ के एक तरीके से नमस्कार करता था, मतलब कि उस समय में जो भी ट्रीट करने का तरीका होता था वो सारी चीज़ें फॉलो करता था। तो जिसके कारण क्या हुआ, कई बार ऐसा भी होता था ना कि ये इसके जो कोई मारने के लिए इसको आता था या फिर इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता था, उसको भी ये माफ़ कर देता था कि चल भाई तुझे भी मैंने माफ़ किया। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उदार दिल का था, ठीक है, जिसके कारण इसके शासन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल सारी चीज़ें चलती चली गई, ठीक है। अच्छा, इसके नेचर की बात करें, अभी मैंने आपको नेचर बता ही दिया कि ये ब्रेव था, प्रैक्टिकल था, जनरस था, सिंपल लाइफस्टाइल, ठीक है, अच्छे स्वभाव का था। ही वॉज पॉपुलर अमंग अफगान नोबल्स बिकॉज ही डिड नॉट बिहेव लाइक एन एरोगेंट रूलर। मतलब जो एकदम तानाशाह जैसा शासक होता है ना, बिल्कुल घमंडी किस्म का, वैसे बिहेव नहीं किया करता था, जिसके कारण इसके समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, डेथ हो जाती है 1489 में प्राकृतिक कारणों की वजह से, यानी बीमारी वगैरह फिर कोई चीज़ हो गई होगी, उसके कारण इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद इसका बेटा जो होता है ना, सिकंदर लोधी, वो तख्त पे बैठ जाता है। यानी कि समझो लोधी डायनेस्टी थी हमारे पास, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था हमारे पास, बहलोल खान लोधी। और बहलोल खान लोधी की नेचर के बारे में हमने पढ़ा, और बहलोल खान लोधी की डेथ के बाद इसका जो बेटा होता है, जिसका नाम क्या होता है, सिकंदर खान लोधी। सिकंदर खान लोधी बैठ जाता है तख्त के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से सारी की सारी चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। अच्छा, ये कब तक इसका रूल चला था, 1489 से लेकर 1570 तक इसका रूल चला था सिकंदर लोधी का। अच्छा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोधी इन 1489, 1479 में बहलोल लोधी की डेथ के बाद ही सिकंदर लोधी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ही प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी। अच्छा, लोधी सल्तनत के जो सबसे कैपेबल, सबसे योग्य शासक होते हैं ना, उनमें से एक था कौन, सिकंदर लोधी, ठीक है। अब इसकी पॉलिसीज़ और अचीवमेंट्स की बात करते हैं, किसकी नीतियाँ क्या थी और इसने क्या प्राप्त किया था। सबसे पहली चीज़ इसने क्या किया, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, कि जैसे मान लो ये एक इलाका है, ठीक है, तो इस इलाके में मान लो इसका कंट्रोल है। अब इस इलाके को प्रॉपर, इसमें सारी चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, रूल्स कैसे होंगे, कानून कैसे होंगी, सज़ा कैसे दी जाएंगी, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ की इकॉनमी कैसे चलेगी, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम ना, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो मतलब सारी की सारी इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं। सारे के सारे इलाकों के कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, उसको बोलते हैं प्रशासन। तो इसने प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। इसे पता था कि अगर प्रशासन मजबूत नहीं होगा तो विद्रोह होने के चांसेस है, ठीक है, बाहरी अटैक के चांसेस है, ठीक है, मतलब कि हमेशा एक डर बना रहेगा कि कहीं मेरे ऊपर किसी तरह का अटैक ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि इसने गवर्नर्स को अपने और अपने जो नोबल्स थे, मतलब इसके अंडर अलग अलग इलाके होते हैं ना, गवर्नर नियुक्त करने होते, जैसे ये इलाका है, तो पूरे के पूरे इतने बड़े इलाके में अकेला राजा तो रूल कर नहीं सकता, मतलब कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि ना नेटवर्क था, ना मोबाइल फ़ोन था, कुछ नहीं था। तो मान लो राजा यहाँ बैठा हुआ है, अगर यहाँ कुछ हरकत हो रही है तो इसे कैसे पता लगेगा। तो क्या करता था, अलग अलग इलाकों में अपने क्या बैठा देता था, गवर्नर बैठा देता था, कि बोलता था भाई तू इस इलाके में सारी चीज़ें मैनेज कर, ठीक है। तो इसने अपने गवर्नर्स पर और नोबल्स पर कंट्रोल करके रखा कि कहीं ये किसी समय पे ऐसा ना हो कि पावरफुल हो जाएं, आपस में गुटबंदी कर लें और मेरे ऊपर अटैक कर दें, ठीक है। तो इस चीज़ पे कंट्रोल रखा था। अच्छा, इसने अपने आसपास के इलाकों को क्या किया, कन्क्वायर किया, मतलब जीत लिया, और इसने आगरा नाम के शहर की स्थापना की सन 1504 में। ही इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, कर यानी टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करने की जो चीज़ें होती हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाया कि टैक्स जैसी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर आती रहें और स्मूथली तरीके से आती रहें। ठीक है। टू मेंटेन कंट्रोल ओवर पंजाब ही अपॉइंटेड दौलत खान लोधी एज द गवर्नर ऑफ सेंट्रल पंजाब। अब देखो, जो पंजाब का इलाका था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल एंट्री पॉइंट था इंडिया के लिए, तो इसने एक जो योग्य जो गवर्नर होता है ना, उसको इसने नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था, दौलत खान। इस दौलत खान का नाम याद रखना, अभी ये आगे काफ़ी काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब इसके नेचर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग था और एफिशिएंट था, काफ़ी योग्य था, मेहनती था। ठीक है, और चतुर था। ही वॉज रिलीजियसली इंटॉलरेंट एंड फॉलोड स्ट्रिक्ट पॉलिसी टुवर्ड नॉन मुस्लिम। अच्छा, धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा कट्टर था, कि इस्लाम धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार था और बाकी धर्मों के प्रति कट्टर था, कि कोई दूसरे धर्म को फॉलो नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ थी। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, 1517 में इसकी डेथ हो जाती है और इसका जो बेटा होता है इब्राहिम लोधी, वो बन जाता है दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला दिल्ली में लोधी सल्तनत का पहला रूलर कौन था, बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद अब हम पढ़ेंगे बहलोल लोधी के बारे में। ठीक है,